नमस्कार। राजस्थान शिक्षा महाविद्यालय ब्रह्मपुरी जयपुर की ओर से मैं प्रीति बाला शर्मा, प्रवक्ता हिंदी शिक्षण, आपका इस वीडियो में स्वागत करती हूँ। छात्रों, पिछले वीडियो में हमने पद्य शिक्षण से संबंधित जानकारी प्राप्त की थी। इस वीडियो में हम आगे की चर्चा करेंगे। पढ़ते हैं पद्य शिक्षण। पद्य शिक्षण के अंतर्गत आज का हमारा बिंदु है पद्य शिक्षण, काव्य शिक्षण या कविता शिक्षण के उद्देश्य। मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि पद्य शिक्षण, काव्य शिक्षण या कविता शिक्षण एक ही चीज़ है, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। आज हम कविता शिक्षण के उद्देश्य पढ़ेंगे। उद्देश्यों के अंतर्गत सबसे पहले हम प्राथमिक स्तर पर कविता शिक्षण के उद्देश्यों को जानेंगे। प्राथमिक स्तर ये एक छोटा स्तर होता है जब बालक छोटी अवस्था में होते हैं, छोटी उम्र के होते हैं। उस समय बच्चे नाचना, गाना, खेल कूद पसंद करते हैं। तो प्राथमिक स्तर पर बच्चों को कविता शिक्षण क्यों करवाया जाता है, किन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए करवाया जाता है, इसके बारे में जानेंगे। पहला बिंदु है लय, ताल और भाव के साथ कविता पाठ करना। अध्यापक जब बच्चों को कविता पाठ करता है, सुनाता है, तो कविता पाठ करते समय वह लय, ताल और भाव के साथ कविता का वाचन करता है। जब बालक उसका अनुकरण करते हैं तो बालक भी उसी लय, ताल और भाव के साथ कविता का पाठ करना सीख जाते हैं। तो इस उद्देश्य के लिए, ताकि बच्चे भी लय, ताल और भाव के साथ कविता पढ़ सकें, प्राथमिक स्तर पर कविता का शिक्षण करवाया जाता है। जैसे मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है, ये छोटे स्तर पर, प्राथमिक स्तर पर बच्चों को इस प्रकार की कविताएं सिखाई जाती है। तो अध्यापक पर निर्भर करता है कि वह कविता का वाचन करते समय लय, ताल और भाव के साथ कविता को पढ़े या कविता को सुनाए। तो जिस प्रकार से लय, ताल और भाव का पालन अध्यापक करता है, तो बच्चे भी उसी का अनुकरण करके उसी प्रकार से कविता का वाचन करना सीख जाते हैं। अगला बिंदु है कविता के प्रति रुचि उत्पन्न करना। जब एक अध्यापक लय, ताल और भाव के साथ और अंग संचालन के साथ, हाव भाव के साथ में कविता का वाचन करेगा, तो स्वतः ही बालकों की कविता के प्रति रुचि उत्पन्न हो जाएगी। तो इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए, ताकि बच्चों की रुचि उत्पन्न हो कविता का, इन सब नियमों का ध्यान रखते हुए, लय, ताल, भाव, आरोह, अवरोह, स्वर वगैरह का ध्यान रखते हुए कविता का वाचन किया जाता है। इस प्रकार से कविता शिक्षण के माध्यम से बच्चों में कविता के प्रति रुचि उत्पन्न करने के लिए कविता पढ़ाई जाती है। स्वरों के उतार चढ़ाव और भाव के साथ अभ्यास करना। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए, ताकि बच्चे स्वर के उतार चढ़ाव और भाव के साथ में कविता का अभ्यास कर सकें, एक अध्यापक कविता का शिक्षण करता है। यदि अध्यापक किसी भी कविता को नीरस तरीके से, बिना किसी स्वर का ध्यान रखे हुए, उतार चढ़ाव, आरोह अवरोह इनका ध्यान रखे बिना भाव के, बिना अंग संचालन के या नीरसता पूर्वक कविता का वाचन करेगा, तो उसका बच्चों के मानस पर, बच्चों के ऊपर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा और बालकों की रुचि उत्पन्न नहीं होगी। जब अध्यापक स्वयं आरोह अवरोह का ध्यान रखता है, स्वर के उतार चढ़ाव का ध्यान रखता है, भाव के साथ कविता का वाचन करता है, तो बालक उसी प्रकार से उसका अनुकरण करते हुए स्वयं भी इसका अभ्यास करते हैं। तो इसीलिए कविता का शिक्षण करवाया जाता है। अगला बिंदु है कविता को याद और रसानुभूति करना। अध्यापक कविता को बच्चों को याद कराने के लिए और उसमें निहित रस की अनुभूति कराने के लिए कविता का शिक्षण करता है, क्योंकि कविता याद केवल बोलने से नहीं होगी। जब अध्यापक कविता को भावपूर्वक, सही लय ताल का ध्यान रखते हुए, स्वर का आरोह अवरोह का ध्यान रखते हुए जब कविता का वाचन करेगा, तो बालक उसको स्वतः ही याद कर पाएंगे और उसके रस की अनुभूति भी कर पाएंगे। रस की अनुभूति किस प्रकार से होगी? मान लीजिए कोई छोटी सी देशभक्ति की कविता है, जैसे छोटे स्तर पर बालकों को महारानी लक्ष्मीबाई, झांसी की रानी की कविता सुनाई जाती थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। तो इस कविता में आरोह अवरोह का ध्यान बहुत रखना जरूरी होता है। तो जब आरोह अवरोह का ध्यान रखते हुए कविता का वाचन अध्यापक करता है, तो उसी प्रकार के आरोह अवरोह का पालन बच्चे करते हैं, तो उन्हें इस तरीके से कविता अच्छे से याद भी हो जाती है और उसमें निहित जो देशभक्ति का भाव है, उसकी अनुभूति भी बालकों को हो जाती है। इस प्रकार की अन्य भी कविताएं होती है जिनका स्वरों का ध्यान रखते हुए, आरोह अवरोह का ध्यान रखते हुए बच्चों को सुनाना चाहिए।
और बताना चाहिए, जिससे बालक कविता को याद कर सके और रस की अनुभूति कर सके। अगला बिंदु है माध्यमिक स्तर पर, यानी कि प्राथमिक स्तर पर हम उद्देश्य जान चुके हैं कि प्राथमिक स्तर पर बच्चों को कविता का उद्देश्य शिक्षण किन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए करवाया जाता है। अब हम ये जानेंगे कि माध्यमिक स्तर पर बालकों को कविता का शिक्षण क्यों करवाया जाता है। पहला बिंदु है रस, छंद, अलंकार तथा काव्य शैलियों से परिचय कराना। आप सभी जानते हैं प्राथमिक स्तर पर बालक छोटे होते हैं, लेकिन माध्यमिक स्तर पर उनकी बुद्धि का विकास हो चुका होता है। वे इस योग्य हो जाते हैं कि रस, छंद और अलंकार के बारे में समझ सकें। तो किसी न किसी कविता में कहीं ना कहीं कोई ना कोई रस होता है, छंद होता है, अलंकार होता है, या उसकी कोई प्रकार की शैली होती है। अध्यापक बालकों को कविता का वाचन करवाकर, शिक्षण करवाकर उस कविता में निहित रस, छंद, अलंकार और उसकी शैली से बालकों को अवगत कराता है, ताकि बच्चे रस के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकें, छंद समझ सके, अलंकार की पहचान कर सके और उस काव्य शैली से परिचित हो सके। अगला बिंदु है कवि के भाव तथा विचारों के साथ संबंध स्थापित कर उसके उद्देश्यों को बताना। कविता के पीछे कोई न कोई भाव या विचार कवि के होते हैं। किस भाव को ध्यान में रखते हुए या किस विचार को ध्यान में रखते हुए कवि ने उस कविता की रचना की है, तो कवि के उन केंद्रीय भावों और विचारों के साथ बालकों का संबंध स्थापित कर सकता है कविता शिक्षण के माध्यम से। जब बालक उन भाव और विचारों को पहचान जाते हैं तो उनका तादात्म्य स्थापित हो जाता है। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए माध्यमिक स्तर पर कविता का शिक्षण करवाया जाता है। अगला उद्देश्य है अलौकिक आनंद की अनुभूति कराना। जब बालक रस की अनुभूति कर लेता है कविता को पढ़ने के उपरांत, कविता को जब पढ़ता है तो उसे अलौकिक आनंद की प्राप्ति होती है। उस रस की अनुभूति वह करता है, एक प्रकार के आनंद की अनुभूति होती है जो अलौकिक होती है, इस लोक की या इस संसार की नहीं होती, वह उसे अलग ही संसार में ले जाती है। इस प्रकार का अप्रतिम आनंद कविता के माध्यम से बालकों को अनुभूत करवाया जा सकता है, इसलिए कविता का शिक्षण करवाया जाता है। छात्रों में सृजनशीलता का विकास करना। जब बालक कविता को पढ़ते हैं, उसमें रुचि उत्पन्न हो जाती है बालकों की, तो बालक स्वयं भी इस प्रकार की कविताएं सृजित करने का प्रयास करते हैं, निर्माण करने का प्रयास करते हैं। उनकी कविता में रुचि पूरी तरह से जब उत्पन्न हो जाएगी तो इस प्रकार की कविताओं का वे संकलन भी करेंगे और उन निर्माण भी करेंगे, रचना भी करेंगे। तो इससे बालकों में सृजनशीलता का विकास होता है। कल्पना शक्ति व तर्क शक्ति का विकास करना। कल्पना कविता का एक मुख्य तत्व होता है। कल्पना के सहारे कविता को बहुत अधिक प्रभावशाली बनाया जा सकता है। जब कल्पना के इस तत्व से युक्त कविता को जब बालक पढ़ता है तो उसके मन में स्वयं में कल्पना शक्ति का विकास होता है, उसमें तर्क शक्ति का विकास होता है, वह उसमें विश्लेषण करने की शक्ति का विकास होता है। तो कविता शिक्षण के माध्यम से बालक में कल्पना शक्ति और तर्क शक्ति दोनों विकसित होती है। हमने प्राथमिक स्तर पर और माध्यमिक स्तर पर पद्य शिक्षण के उद्देश्यों को जान लिया। अब हम आगे जानेंगे कि ऐसे कौन से साधन हैं, ऐसे कौन से तरीके हैं जिससे कविता में बालक की रुचि उत्पन्न करवाई जा सकती है, ताकि बालक ज़्यादा से ज़्यादा कविता में रुचि विकसित कर सके। इसके लिए हम कर सकते हैं कि विभिन्न उत्सवों पर कविता पाठ का आयोजन करना। विद्यालय में अनेक ऐसे अवसर आते हैं जब उत्सवों का आयोजन होता है, जैसे 15 अगस्त यानी कि स्वतंत्रता दिवस, गणतंत्र दिवस, गांधी जयंती, बसंत पंचमी, शिक्षक दिवस, बाल दिवस। इस प्रकार के बहुत सारे अवसर होते हैं जब अनेक उत्सवों का आयोजन होता है। इन्हीं उत्सवों की तरह ही या इन्हीं उत्सवों पर कविता पाठ का भी आयोजन करवाया जा सकता है। जैसे गांधी जयंती पर हम बालकों को कह सकते हैं कि गांधी जी से संबंधित कविताओं का वाचन करिए, तो बालक गांधी जी से संबंधित अनेक कविताएं लेके आएंगे, सबके सामने प्रस्तुत करेंगे। इससे बालकों में ज़्यादा से ज़्यादा कविता के प्रति रुचि उत्पन्न होगी। स्वयं वाचन करने वाले बालकों में भी और सुनने वाले बालकों में भी कविता के प्रति ज़्यादा से ज़्यादा उनमें रुचि जागृत हो सकेगी। 15 अगस्त से संबंधित या फिर बसंत पंचमी से संबंधित, हम बसंत ऋतु से संबंधित कविताएं बच्चों को उनको बता सकते हैं। वे उन कविताओं का
वाचन बच्चों के सामने करेंगे, उन उत्सवों पे करेंगे, उन्हें बहुत सी सराहना मिलेगी, तो बालकों में ज़्यादा से ज़्यादा कविता के प्रति रुचि उत्पन्न हो सकेगी। अगला बिंदु है कविता पाठ प्रतियोगिताओं का आयोजन करवाना। बच्चे स्वभाव से ही प्रतिस्पर्धा का भाव रखते हैं। जब छोटे होते हैं बच्चे एक दूसरे से आगे निकलने की कोशिश करते हैं, एक प्रकार की प्रतिस्पर्धा या प्रतियोगिता का भाव उनमें होता है। तो इसी भाव का प्रयोग करते हुए एक अध्यापक कविता पाठ का प्रतियोगिता का आयोजन करवाकर उनमें कविता के प्रति रुचि उत्पन्न कर सकता है। बालकों से कहा जाए कि कविताएं लाइए, नई नई कविताएं लाइए, श्रेष्ठ से श्रेष्ठ कविताओं का आप वाचन कीजिए। तो जब बालक अच्छी से अच्छी कविताओं का संकलन करेगा और अच्छी से एक दूसरे से बढ़िया अपने को श्रेष्ठ सिद्ध करने के लिए बालक अच्छी से अच्छी कविताओं का वाचन करेगा, तो बालकों में प्रतियोगिता के माध्यम से कविता में रुचि उत्पन्न हो सकेगी। अगला बिंदु है कविता का प्रभावशाली सस्वर वाचन करना। अब कविता में रुचि उत्पन्न करने के लिए यह अध्यापक पर निर्भर करता है कि वह किस प्रकार से वाचन करना बच्चों को सिखाता है या वह स्वयं किस प्रकार से वाचन करता है। स्वाभाविक ही है जिस प्रकार से अध्यापक बालकों को वाचन करके सुनाएगा, बालक भी उसका अनुकरण करके उसी प्रकार का वाचन करना सीखेंगे। तो आवश्यकता इस बात की है कि एक अध्यापक को वाचन करते समय प्रभावशाली तरीके से वाचन करना चाहिए। अब प्रभावशाली कैसे होगा? उसमें स्वर का ध्यान रखा जाए, आरोह अवरोह का ध्यान रखा जाए, यति गति और उचित हाव भाव अंग संचालन का ध्यान रखा जाए। ये कुछ तरीके होते हैं जिनके माध्यम से प्रभावशाली तरीके से वाचन किया जा सकता है, और जब प्रभावशाली वाचन होता है तो बालक की उसमें रुचि उत्पन्न होती है। हास्य कविताएं हैं तो उसको उसी भाव से सुनाया जाए, यदि भगवान की भक्ति से संबंधित कविताएं हैं तो उसी प्रकार की कविता का उसी भाव के साथ में वाचन किया जाए। देशभक्ति से संबंधित कविता है तो उसी प्रकार से उसका वाचन किया जाए। इस प्रकार के तरीकों को अपनाकर हम बच्चों में कविता के प्रति रुचि उत्पन्न कर सकते हैं। अगला बिंदु है कविता कंठस्थ करके बच्चों को सुनाना। एक अध्यापक जब कविता को पढ़कर बच्चों को सुनाता है तो उतना प्रभाव नहीं पड़ता, अपेक्षा इसके कि अगर वह कविता को कंठस्थ करके यानी कि बिना देखे याद करके बच्चों को जब सुनाएगा तो बालक उसमें ज़्यादा रुचि लेंगे, क्योंकि याद करने के बाद वह स्वतंत्र रूप से अपने हाव भाव का प्रयोग करके अंग संचालन करते हुए उचित स्वरों का प्रयोग करते हुए बालकों को कविता का वाचन सुना सकता है। इस प्रकार सुनाने से बच्चों के मन में कविता के प्रति ज़्यादा उत्सुकता उत्पन्न होती है। अगला बिंदु है कविता का संग्रह करने को विद्यार्थियों को कहना। बालकों को कहा जाए कि अच्छी से अच्छी श्रेष्ठ से श्रेष्ठ कविताओं का संकलन कीजिए, संग्रह कीजिए, इकट्ठा कीजिए। तो बालक की संग्रह करने की प्रवृत्ति होती है। इस प्रवृत्ति का उपयोग एक अध्यापक कर सकता है, और बालक जब कविताओं का संग्रह कर लेता है तो अपने अध्यापक को दिखाएगा, उसकी सराहना की जाए। तो इस प्रकार से जब सराहनीय प्रशंसा जब बालक को मिलती है तो बालक ज़्यादा से ज़्यादा उस कार्य को करने के लिए प्रेरित होता है। तो इस प्रकार के कार्य करवाकर कविता में रुचि उत्पन्न करवाई जा सकती है। अगला बिंदु है अंत्याक्षरी प्रतियोगिता का आयोजन करवाना। आप सभी जानते हैं कि अंत्याक्षरी एक ऐसी प्रतियोगिता होती है जिसमें सभी बालक रुचि लेते हैं, बालक ही नहीं बड़े भी रुचि लेते हैं। अंत्याक्षरी प्रतियोगिता में फिल्मी गीत या फिल्मों के नाम या फिर अंग्रेजी के शब्दों जैसी प्रतियोगिताएं आयोजित होती रही हैं। इसी प्रकार से हम कविता से संबंधित प्रतियोगिता भी रख सकते हैं। अंत्याक्षरी की कविता प्रतियोगिता रखकर आयोजन करवाकर हम बालकों में कविता के प्रति रुचि उत्पन्न कर सकते हैं। और हमारा अगला बिंदु है किसी विशेष विषय पर कविता पाठ करवाना। किसी एक विशेष विषय का चयन कर लिया जाए और उस विशेष विषय पर आधारित कविता का पाठ करवाया जाए, जैसे भ्रष्टाचार से संबंधित या फिर देशभक्ति से संबंधित, भगवान से संबंधित या अन्य किसी विशेष विषय से संबंधित, जैसे माता से संबंधित या अन्य बहुत सारे ऐसे विषय हैं जिनसे संबंधित कविताओं का पाठ करवाकर बच्चों में रुचि उत्पन्न करवाई जा सकती है। तो ये कुछ बिंदु थे जिनके आधार पर हम बच्चों में कविता के प्रति स्वतः ही स्वाभाविक ही रुचि उत्पन्न कर सकते हैं। तो आज हमने पद्य शिक्षण के अंतर्गत कुछ इस प्रकार के बिंदुओं की चर्चा की है। इससे आगे की चर्चा अगले वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।